5th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ नर्स बात कर रही होती हैं जिन्बू के बारे में। वो कह रही होती हैं कि वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है ना, उसने काफ़ी अच्छी बॉडी बना ली है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतने कम समय में कोई इतनी अच्छी फिज़िक्स कैसे बना सकता है। पहले उसका चेहरा कुछ खास नहीं लगता था, पर कुछ हफ्तों की एक्सरसाइज के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हॉट हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक नर्स जिन्बू के पास जाती है, जहाँ पे वो जिन्बू की बॉडी देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो सोचने लग जाती है कि इसकी बॉडी तो सच में बॉडी बिल्डर जैसे हो गई है। क्या सच में इसकी बॉडी पहले भी ऐसी ही थी? जिन्बू उस नर्स से पूछता है कि क्या आपको मुझसे कोई काम था? वो नर्स कहती हैं, ओ हाँ, आज के दिन आप डिस्चार्ज होने वाले हो, आपको कैसा लग रहा है? जिन्बू कहता है कि हाँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उसके बाद वो नर्स कहती है कि आप जल्दी से तैयार होकर आ जाइए। जिन्बू जा ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि वो नर्स उसे रोक लेती है और फिर कहती है कि क्या आप अपना नंबर दे सकते हो अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। जिन्बू सोचता है कि शायद हो सकता है कि इन्हें मेरे टेस्ट के रिज़ल्ट भेजने हो, और फिर वो उसे अपना नंबर दे देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जिन्बू की बहन जीना को दिखाया जाता है, जो कि स्कूल के लिए जा रही होती है। तभी अराजिन उठ जाता है और जिन्बू जीना से कहता है कि तुम ज़रा ध्यान से स्कूल जाना। और फिर हम देखते हैं कि जीना उसकी बॉडी को देखकर हैरान हो जाती है। वो जिन्बू से पूछती है कि क्या तुम जिम जा रहे हो? जिन्बू कहता है नहीं, दरअसल मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करता हूँ। जीना कहती है कि अरे तुम्हारी तो लंबाई भी बढ़ती जा रही है, क्या ये भी एक्सरसाइज से हुआ है? उसके बाद जीना अपने स्कूल के लिए जाने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि जिन्बू उससे कहता है कि अरे रुको, ये अपना छाता तो लेकर जाओ। जीना कहती है कि मुझे खामखा बोझ नहीं बढ़ाना। जिन्बू कहता है कि अरे इसका वजन तो ना के बराबर है, और उसे ज़बरदस्ती वो छाता दे देता है। जीना के जाने के बाद हम देखते हैं कि जिन्बू सोचता है कि क्या ये मेरे मसल स्टैट्स की वजह से बने हैं? अगर ऐसी लेवल अप होता रहा तो मैं बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा। के बाद वो अपना स्टेटस चेक करता है, जहाँ पे उसके पास इस्तेमाल करने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, और वो सोचने लग जाता है कि इस पॉइंट को मुझे कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। माना ताकत हमला करने के लिए ज़रूरी है, पर अगर मैं हमला ही न कर पाया तो वो सोचता है क्या मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए? मुझे लगता है मुझे अपनी फुर्ती बढ़ानी चाहिए। तभी वो देखता है कि अक्लमंदी। वो कहता है कि शायद इसका लेना देना शायद जादू से है, और उसके बाद वो उसे बढ़ा देता है। जिन्बू को एक कॉल आ जाता है, जो कि उसके मकान के मालिक का होता है। वो अपना किराया मांग रहा होता है। कहता है कि अगर तुम्हारे पास अभी नहीं है तो तुम बाद में दे सकते हो। जिसके बाद जिन्बू कहता है कि नहीं नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ आपके पास। जिन्बू कहता है कि पता नहीं मुझे इन शक्तियों का एहसास दोबारा हुआ है कि नहीं, लेकिन अब जो मैं दानवों को आसानी से मार पा रहा हूँ, इससे ऐसा लगता है कि अब मुझे पैसे कमाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। देखा जाए तो ये इतना भी आसान काम नहीं है। मुझे अच्छे पैसे कमाने के लिए हाई रैंक के गेट से गुजरना होगा, पर कोई ई रैंक के हंटर को वहाँ जाने क्यों देगा? अगर मेरी रैंक बढ़ जाए तो शायद मुझे कोई नहीं रोकेगा, और शायद थोड़ी बहुत पब्लिसिटी भी काम आए। इससे मैं सबसे अलग लगूंगा। ऐसा कोई भी हंटर नहीं है जो लगातार अपना लेवल बढ़ाते हुए आगे बढ़ता जाए। इससे तो मेरे ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठेंगी, प्रेस इस बात को ज़रूर उछालेगी, इससे नतीजा कुछ और निकल आए। ये नहीं हो सकता। जब तक मैं खुद की हिफाजत करना सीख नहीं लेता और मैं अपनी ताकत को पहचान नहीं लेता, तब तक ये नहीं हो सकता। उसी वक्त हम देखते हैं कि जिन्बू को एक मैसेज आ जाता है काम के लिए, और फिर जिन्बू वहाँ पे पहुँचता है। जिन्बू के वहाँ पहुँचते ही वहाँ पे उस मिशन का लीडर आ जाता है, और वो कहता है कि मैं हूँ डोंगसंग। जिन्बू कहता है कि मेरा नाम जिन्बू है। वहाँ पे एक बंदा कहता है कि ओ मैं इसे जानता हूँ, ये तो अपने काम के लिए बहुत मशहूर है, शायद इसका निकनेम इंसानियत का सबसे कमजोर हंटर है। वहाँ पे एक और बंदा होता है और वो कहता है कि क्या किसी का नाम ऐसा भी हो सकता है? डोंगसंग कहता है कि देखो तुम इनकी बातों का बुरा मत मानना। जिन्बू कहता है कि नहीं, मैं सच में ई रैंक का हूँ तो कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं, इससे कोई परेशानी नहीं है, हमें बस
अपने टीम के मेंबर पूरे करने के लिए एक बंदे की ज़रूरत थी। देखो मैंने तुम्हें सब कुछ फ़ोन पे बता दिया था, पर मैं फिर से बता देता हूँ। ये एक सी रैंक का तहखाना है, तो हमें अंदर जाने के लिए कुल 8 लोगों की ज़रूरत है, जिसमें से आधे सी रैंक के होने चाहिए। देखो तुम्हें वहाँ लड़ना नहीं है, इसलिए तुम्हें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। इसके बावजूद हम तुम्हें 20 लाख देंगे। जिन्हों सोचता है कि 4 सी रैंक और 2 ई रैंक वाले हंटर। जिन्हों कहता है कि हाँ मैं समझ गया, मुझे करना क्या होगा। लीडर बताता है कि बस तुम्हें कुछ सामान लेकर चलना है, इसमें खाना है, कुछ कपड़े हैं और थोड़े से हथियार है। जिन्हों पूछता है कि क्या हम बिना हीलर के जा रहे हैं। वो लीडर कहता है हाँ, हम जैसी पार्टी को हीलर मिलना बहुत मुश्किल है और हम सारी रेड बिना हीलर के करते हैं। जिन्हों सोचता है कि एक टीम जिसमें सिर्फ टैंक और तोड़ फोड़ करने वाले लोग हैं, क्या बकवास है। उसके बाद वो लीडर कहता है कि तुम ज़्यादा सोचो मत, बस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। उस कॉन्ट्रैक्ट पर होता है कि तहखाने में जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं। और उसके बाद जिन्हों उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। उसके बाद वहाँ पे एक और लड़का आता है जिसका कॉस्ट्यूम काफ़ी महंगा होता है और वो इस टीम को पूरा करने के लिए आता है और वो डी रैंक का हंटर होता है। और उसके बाद वो सभी गेट के पास पहुंचते हैं, जहां पर वो सभी गेट को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि गेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। उनमें से एक बंदा कहता है कि तुम घबराओ मत, एसोसिएशन वालों ने 2 बार चेक करके हमें यहाँ भेजा है। ये सच में बहुत बड़ा है, क्या इसमें कोई खतरा तो नहीं होगा ना। जिन्हों कहता है कि गेट का साइज मायने नहीं रखता, इसमें इसके अंदर होने वाले दानव मायने रखते हैं। एसोसिएशन कोई भी काम देने से पहले यही जांचती है। अगर खतरा बी रैंक या उससे ज़्यादा का है तो एक बड़ी गिल्ड उसे संभालती है। वो लड़का कहता है कि जिन्हों तुम इतना कुछ कैसे जानते हो। जिन्हों कहता है कि मैं एक हंटर हूँ, तुम भूल गए क्या। जिन्हों सोचता है कि मैं आज तक कभी सी रैंक के तहखाने में नहीं गया। उसके बाद उनका लीडर कहता है कि तो चलो, तुम सब मेरे पीछे आओगे तो चलें। उसके बाद वो सभी उस तहखाने के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद जिन्हों कहता है कि अंधेरे से भरा तहखाना, जैसा उस दिन कार्टर टेम्पल था। जिन्हों के साथ चल रहा लड़का जिन्हों से पूछता है कि ये चमकीले स्टोन क्या होते हैं। जिन्हों बताता है कि ये वो स्टोन होते हैं जो इन तहखानों में पाए जाते हैं। इनमें से हल्की हल्की रोशनी निकलती है और इन्हीं की वजह से तहखानों में रोशनी रहती है। वो लड़का कहता है कि माना स्टोन जो किसी मायावी दानव से मिलते हैं, माना स्टोन जो तहखाने की खुदाई से मिलते हैं, चमकीले स्टोन जो कि तहखानों को अंदर से रोशन करते हैं। इन्हें पहचानना तो बहुत मुश्किल है। जिन्हों कहता है कि तुम भी पहचानना सीख जाओगे। काफी ज्यादा आगे आने के बाद भी उन्हें कोई दानव नहीं मिलता, जिसके बाद वो एक जगह पे रुक जाते हैं। ध्यान से सुनता है तो वो कहता है कि वो आवाज़, बेशक वो यहीं पे है, भले ही वो हमारे सामने अभी तक ना आए हो। के बाद सभी अपना तलवार निकाल कर तैयार हो जाते हैं। ये अंधेरी जगह में झुंड में रहने वाले और रोशनी की तरफ बढ़ने वाले जीव होंगे। जिन्हों कहता है कि वो जीव कीड़े जैसे होंगे। सभी डर जाते हैं और कहते हैं कि क्या वो कैसे होंगे, और आवाज़ें तेजी से हमारी तरफ आ रही हैं, वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे। उसके बाद जिन्हों कहता है कि सभी ऊपर देखो। उसके बाद हम देखते हैं कि ऊपर से बहुत सारे कीड़े नीचे आने लग जाते हैं, जिसके बाद वो सभी उस कीड़े को मारने लग जाते हैं। वो सभी एक एक करके उन सभी कीड़ों को धीरे धीरे करके मारने लग जाते हैं। जिन्हों सोच रहा होता है कि इनका तालमेल काफ़ी अच्छा है, जाहिर है ये काफ़ी समय तक एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं। हालांकि इनके पास हीलर नहीं है और ये अभी भी काफ़ी कच्चे हैं। जिन्हों सोचता है कि ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, पर कुछ तो गड़बड़ है, और उसकी तरफ एक कीड़ा बढ़ने लग जाता है, जिसके बाद जिन्हों उसे एक लात मार के ही मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो सभी कीड़ों को मार देते हैं और आखिर में वो एक कीड़ा होता है जिसको वो लीडर मार देता है। और उसके बाद वो लीडर कहता है कि ये आखिरी था ना, तो चलो फिर हम ऐसे स्टोन ले 7 हिस्सों में बांटते हैं। उसके बाद वो लीडर जिन्हों के पास जाता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने अगर बताया नहीं होता तो। जिन्हों कहता है कि ये मेरा फ़र्ज़ था। वो कहता है कि तुम्हें वैसे पता कैसे लगा। जिन्हों कहता है कि बस मुझे अंदाज़ा हुआ, चलो जो भी हो उसी की वजह से हम जिंदा हैं। फिर उनमें से एक बंदा कहता है कि मिस्टर डोंगसोक, जल्दी से यहाँ आइए, ज़रा इस निशान को तो देखिए,
ये निशान ना तो तलवार के लग रहे हैं और ना ही किसी जादुई वार के। ऐसे ही निशान हमें बहुत सारे दानवों पे मिले हैं। ऐसा लगता है इन्हें किसी ने काट दिया हो। उनका लीडर कहता है कि शायद इनकी जंग किसी और दानव के साथ हुई हो। का लीडर सोचता है कि हो ना हो, ये काम जरूरी किसी बड़े दानव का है। उसके बाद वो सभी आगे बढ़ने लग जाते हैं। जिन्बू के साथ वाला लड़का कहता है कि इतना सारा वजन लेकर इतने लंबे तक खाने में चलना मुश्किल हो रहा होगा, तो मैं तुम्हारी कोई मदद करूं। उसके बाद जिन्बू कहता है नहीं, ये इतना भी भारी नहीं है और बिना लड़े ऐसे मिल रहे हैं तो इससे अच्छी डील कुछ नहीं हो सकती। जिन्बू सोचता है कि ये कुछ ज़्यादा ही अच्छी डील है, कुछ तो गड़बड़ है। जिन्बू सोचता है कि ये एक अच्छी पार्टी है, वो भी बिना हीलर के, और इनकी टीम भी अधूरी है। के रास्ते में बहुत सारे मरे हुए दानव होते हैं, उन्हें अभी तक एक भी जिंदा दानव नहीं मिलता। वहाँ पे बहुत ही सारे मरे हुए दानव होते हैं, इसका मतलब वहाँ पे कोई बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है। काफ़ी देर चलने के बाद उन्हें बहुत सारे जाले दिखते हैं गुफा में, जिसके बाद वो सभी जालों को धीरे धीरे काट कर आगे बढ़ने लग जाते हैं। के बाद वो ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पे बहुत ही सारे माना क्रिस्टल होते हैं। वो कहते हैं कि भले इसकी कीमत ऐसे स्टोन जितनी ना हो, पर ये बहुत सारे हैं, इसकी कीमत अरबों में होगी। जिन्बू के साथ वाला लड़का कहता है कि जिन्बू अपना तुम कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकते हो क्या? मैं कानून ज़्यादा जानता हूँ, मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एक बार देखना चाहता हूँ। और वो कॉन्ट्रैक्ट देखने के बाद वो बंदा मिस्टर डोंगसोक के पास जाता है और कहता है कि मिस्टर डोंगसोक, इसमें साफ लिखा है कि जीत का इनाम इसे नहीं मिलेगा, जबकि माना क्रिस्टल खुदाई से मिलते हैं, ना कि दानवों से। मिस्टर डोंगसो कहता है हाँ बिल्कुल, इन सबको हम 8 हिस्सों में बांटेंगे। उससे पहले हमें इस मुसीबत से निपटना होगा। और वहाँ पे गेट का बॉस को दिखाया जाता है। वो कहता है कि बॉस के मरने के बाद गेट बंद हो जाता है, तो हमें बॉस के मरने से पहले सारा माना क्रिस्टल बाहर निकालना होगा, और किस्मत से ये मॉन्स्टर अभी सो रहा है तो हम इसे निकाल सकते हैं। उनका लीडर कहता है कि जूजिन सामान का है। वो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि हमें इतने सारे माना क्रिस्टल मिल जाएंगे, तो मैंने वो सारा सामान गाड़ी में ही रखा है। उसके बाद उनका लीडर कहता है कि तुम दोनों यहीं पर रुकोगे, हम जाकर बाहर से सामान लेकर आएंगे। जिन्बू के साथ वाला लड़का कहता है कि रुको, हम दोनों यहाँ पे अकेले पड़ जाएंगे। उनका लीडर कहता है कि तुम दोनों घबराओ मत, वो अभी सो रही है और उसका पेट भी भरा लग रहा है, तो अगर तुम उसे नहीं छेड़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि वो अभी उठेगी। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जिन्बू सोचता है कि सी रैंक के तहखाने में जाने के लिए नियम कहते हैं कि कुल 8 मेंबर होने चाहिए, पर इनके तो 6 ही हैं, जे और जिन्हू को छोड़कर। वो बिना ही लड़के जाते हैं सी रैंक के तहखानों में। फिर तो उनके पास जाने पहचाने 2 लोग होने चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि उनका बॉस कहता है कि जल्दी से इस गेट को बंद कर दो। उसका बंदा उस गेट को बंद कर देता है। उनके गेट बंद करते ही जिन्बू के साथ वाला लड़का कहता है कि क्या इन्होंने ये क्यों किया? उन्होंने हमें धोखा दिया। जिन्बू कहता है कि मुझे पता था ये ऐसा ही होने वाला है। जिन्बू को एक बात याद आने लग जाती है, जहाँ पे उसे एक बंदा बताता है कि तहखानों की गहराइयों में कोई कैमरा नहीं होता, अगर कोई जिंदा गवाह नहीं तो कोई सबूत नहीं। दुश्मन कमज़ोर हंटर को अपना चारा बनाते हैं और उन्हें वहीं छोड़ के चले जाते हैं, जिस तरह छिपकली अपने पूंछ को छोड़ के जाती है। उसके बाद वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिन्बू के साथ वाला लड़का कहता है कि अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं की होती तो शायद हम बच जाते। जिन्बू सोचता है नहीं, ये हमें पहले ही से मारने की प्लानिंग कर रहे थे, वो पहले से मारना चाहते थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उठ जाता है। जिन्बू के साथ वाला लड़का कहता है कि जिन्बू तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। जिन्बू कहता है कि एक सी रैंक बॉस और एक ई रैंक हंटर, ये लेवल तो बहुत ही ज़्यादा अलग है, बहुत ही ज़्यादा। इससे सामना करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। फिर वो बैग नीचे रख देता है और कहता है कि जेट हो, तुम हिलना मत, इससे मैं लड़ूंगा। और उसके बाद वो अपना खंजर निकाल लेता है। और यहीं पे ये वाला एपिसोड यहीं